हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स के बारे में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ की लिमिट क्या होती है, हुक्स लॉ के बेसिस पर हमारे जो इलास्टिक मॉडुलस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं हमारे चैनल से रिलेटेड वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ, अब ये हुक्स लॉ क्या है? तो हुक्स लॉ जो है बेसिकली ये बताता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बताता है। तो ये कहता है stress is directly proportional to strain up to elastic limit। अब यहाँ पर हम आगे जो पढ़ेंगे एक टर्म स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो उसमें हम इलास्टिक लिमिट अच्छे से समझेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हुक्स लॉ एक क्राइटेरिया देता है कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के हमारे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को हम k से डिनोट कर देते हैं या e से भी डिनोट कर देते हैं। मान लेते हैं हमने e से कर दिया e, और यहाँ पर हो गया स्ट्रेन। तो e को ही बोला जाता है इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, इसी को कोफिशिएंट भी बोला जाएगा। तो यहाँ से e इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये निकल के आता है कहाँ से? हुक्स लॉ से। अब देखा जाए तो ये एक कैसा फार्मूला है? एम्पिरिकल फार्मूला है। कैसा फार्मूला है? एम्पिरिकल फार्मूला है। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूले वो होते हैं जिनको हम लोग बिना किसी थ्योरी के या हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं उनसे जो भी डाटा हमको मिलता है उससे बनाया जाता है। जैसे केपलर्स लॉ, जो तीनों लॉ थे केपलर के, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ इक्वल एरिया या लॉ ऑफ एरिया, फिर उसके बाद आपका आता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये तीनों जो हमारे लॉ हैं, है ना, ये तीनों लॉ केपलर ने कैसे दिए थे? टाइको ब्राहे थे एक जो कि सारे ऑब्जर्वेशंस को लिखते थे और केपलर उसको कैलकुलेट करते थे, है ना। तो लास्ट में कैलकुलेशंस के बेसिस पर जो लॉ बना उसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल लॉ। ऐसे ही बामर सीरीज आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी सेकंड चैप्टर। तो बामर भी क्या थे? बामर एक प्राइमरी टीचर थे, उनको कुछ नंबर्स दिए गए जिन नंबर्स में उन्होंने रिलेशन निकाल दिया, है ना। तो वो भी एम्पिरिकल फार्मूला ही आता है। ये भी क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है, लेकिन मोस्ट ऑफ मटेरियल्स जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बताती है कि अब ये इलास्टिक मॉडलिंग किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल का नेचर कैसा है, फिर डिपेंड करता है मटेरियल के साथ आपने क्या क्या किया है। बाई मीन्स क्या क्या किया है का मतलब, कभी आप देखेंगे कि किसी भी मेटल के साथ हम उसको पीटते हैं, हैमरिंग करते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर पीटते हैं। ब्लैक स्मिथ की दुकान पे जाएंगे, जो आयरन स्मिथ होते हैं हमारे, है ना, जिसको लोहार हिंदी में बोला जाता है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखिए लोहे के साथ कैसे कैसे ट्रीटमेंट होते हैं। कभी वो गर्म करके तुरंत ठंडे पानी में डाल देते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, उन पे भी डिपेंड करता है कि किन किन प्रोसेस से हमारी ये चीज़ें गुजरी हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं जिन पे इलास्टिक मॉडुलस हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें खास चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है हमारी इलास्टिक लिमिट। अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही हमारा ये हुक्स लॉ वैलिड है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के मॉडुलस को देखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मॉडुलस कैसे बनते हैं? तो स्ट्रेस को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, स्ट्रेन को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, वैसे वैसे हमारे इलास्टिक मॉडुली बदलते जाएगी। अब यहाँ पर यूनिट वगैरह के बारे में बात कर लिया जाए तो एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इसका जो होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल हो जाएगा, है ना। ये सब हमारे एसआई यूनिट है किसके? इलास्टिक मॉडुलस के। तो यहाँ पर हमने समझा हुक्स लॉ के बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे
इसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस के बारे में। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है यंग मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो ये क्या कहता है, ये कहता है इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress upon longitudinal strain। इसी को हम लीनियर भी बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल की जगह, और यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं, लीनियर बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो अब हम लिखेंगे इसको y से डिनोट करते हैं। y इज इक्वल टू हो जाएगा लीनियर स्ट्रेस। ये अपने आप में दो टाइप का होता है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। उसके बाद हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन, इसकी जगह हम लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक मटेरियल है ऐसे, ओके, इस मटेरियल पे आपने ऐसे फोर्स लगाया, ये फोर्स जाहिर सी बात है लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका लेंथ बढ़ करके हो गया है डेल्टा एल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए। तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे फोर्स बाई एरिया स्ट्रेस के लिए, और डेल्टा एल बाई कैपिटल लिखे स्मॉल एल, ये हमारा हो गया यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस ये हमारा हो गया। ये स्टिफनेस के बारे में बताता है, स्टिफनेस के बारे में बताता है कौन, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमारे यंग मॉडुलस का ही, ऑब्वियस सी बात है यंग मॉडुलस का भी एसआई यूनिट क्या होगा, पास्कल ही होगा, जो हमारे स्ट्रेस का होता है वही होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया यंग मॉडुलस। अब बात करते हैं शियर मॉडुलस के बारे में या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इनसे अब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, टाइम मिलेगा तो हम क्वेश्चंस भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। शियर मॉडुलस, ठीक है, या फिर इसी का दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको ईटा से एब्रिविएट किया गया है एनसीईआरटी में, हम भी उसी से करेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को अगर हम देखें तो ये कहता है इट इज द रेशियो ऑफ shear stress upon shear strain। shear stress upon shear strain को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। इसको अगर हम ईटा से डिनोट करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा shear मॉडुलस, और यहाँ सॉरी shear स्ट्रेस, और यहाँ पर हो जाएगा shear strain। ओके, अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो आपको याद होगा कुछ हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया था, ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया था, यहाँ पर थीटा था, यहाँ से यहाँ तक को हमने एल कह रखा था, यहाँ से यहाँ तक को डेल्टा एक्स कहा था, इस पे फोर्स लगा था एफ, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ईटा का जो वैल्यू है वो क्या आता है, फोर्स बाई एरिया, तो सही है गुरु, और यहाँ पर थीटा हो जाएगा, थीटा को बोलते हैं shear strain। थीटा की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो थीटा की वैल्यू होती है डेल्टा एक्स बाई एल, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल, ये हमारा आ गया shear मॉडुलस। मोस्ट ऑफ केस में देखा गया है shear मॉडुलस जो होता है वो यंग मॉडुलस बाई 3 से हम लोग निकाल लेते हैं, ये नियरली इक्वल होता है, ठीक है। कभी कभी यंग मॉडुलस दिया रहता है, ये निकालना होता है तो हम नियरली 1/3 कर देते हैं, तो ये निकल आता है, ठीक है। अब बारी आती है, ये मरोड़ के बारे में बताता है कैसे हम इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बल्क मॉडुलस की, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बल्क मॉडुलस, बल्क्स मॉडुलस। अब आपको याद होगा हम लोग स्ट्रेस में पढ़े थे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ
हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इसी को वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं, टू हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग बी से एब्रीविएट करते हैं। किससे करते हैं? बी से। बी इज इक्वल टू होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन। ओके, यहाँ पे आपको याद होगा हम लोग जब ऐसे एक क्या कहते हैं एक लिए थे जिस पर हर तरीके से यहाँ से ऐसे था, है ना, जिसका शेप चेंज हुआ था, है ना, अभी अंदर को आ गया है, हर पॉइंट पे क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था ऐसे, ठीक है। ये जो हमारी चीज़ थी ऐसे सब पे फोर्स लग रहा था। ओके, और इसकी वॉल्यूम थी v, अभी बाद में हो गई v माइनस डेल्टा v। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि फोर्स बाई एरिया तो ठीक है जी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या निकल के आता था? माइनस का डेल्टा v बाई v। अब ये फोर्स बाई एरिया को अपन प्रेशर भी बोल सकते थे, ये प्रेशर की इक्विवेलेंट होता था हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ओके, तो प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा v बाई v, ये हमारा हो गया बल्क मॉडुलस। ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है बल्क मॉडुलस क्या बताता है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट compressibility। अब यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिनोट करते हैं, मान लेते हैं कपा से, और थोड़ा सा इस वाले को ज़्यादा खींच देते हैं कपा। तो ये जो होता है कपा हमारा, ये क्या होता है? इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस के बराबर होता है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का उल्टा अगर हम कर देंगे, इन्वर्स ले लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से कपा का फॉर्मूला हमारा क्या आता है? माइनस डेल्टा v अपॉन प्रेशर, ये हमारा हो गया। तो अगर b की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कॉम्प्रेसिबिलिटी हमारा कम होगा, यानी उस मटेरियल को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, और इसकी वैल्यू कम होगी तो मटेरियल कंप्रेस हो जाएगा। तो ये हमारे 3 टाइप के इलास्टिसिटी मॉडुलस थे जिनमें हमने बात किया हुक्स लॉ क्या होता है इसके बारे में, फिर हमने बात किया यंग मॉडुलस के बारे में, फिर हमने बात किया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, फिर हमने बात किया बल्क मॉडुलस के बारे में। अब इन तीनों का एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी सॉलिड को आप देखें तो उस सॉलिड में 2 टाइप का चेंज आता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कोई भी सॉलिड है हमारा, अगर मान लेते हैं ये है, इस पे अपन फोर्स लगा रहे हैं तो एक तो इसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, साथ ही साथ अगर ये बढ़ रहा है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये घटेगी भी, है ना। तो ये दोनों टाइप का चेंज दिखाता है, यानी सॉलिड में हमको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। पहली चीज़ है हमारी वो है यंग मॉडुलस, और दूसरी चीज़ है वो है हमारी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी शेयर स्ट्रेस वाला जो है वो यूज़ में आएगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला जो है वो यूज़ में है, यानी यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये दोनों हम लोग सॉलिड के केस में देखने को मिलता है। अच्छा, बल्क मॉडुलस भी इसमें आता है। बल्क मॉडुलस क्या बताता है कि इसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, किसके? सॉलिड के वॉल्यूम को। तो सॉलिड के वॉल्यूम को अगर हम चेंज नहीं कर पाते हैं तो इसका बल्क मॉडुलस जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, अब बात आती है लिक्विड की। तो लिक्विड में देखा गया है कि लिक्विड में जो पाया जाता है, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, तो इस केस में हमको बात करना होता है बल्क मॉडुलस से, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाती हैं या इनकी बात नहीं होती है, बल्क मॉडुलस की बात होगी। कॉम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स आ जाते हैं, है ना, वो अगले चैप्टर का मुद्दा है, तो देखेंगे जैसा होगा वैसा। फिर इसके बाद बात आती है गैसेस की। तो गैसेस में अगर हम देखें तो गैसेस में हमको भी बल्क मॉडुलस की ही जरूरत पड़ती है, यानी बी से हमारा काम चलता है। अब यहाँ पर गैस के लिए 2 टाइप का बल्क मॉडुलस पाया जाता है इलास्टिसिटी, एक पाया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एक पाया जाता है एडियाबेटिक के लिए। वो भी अलग मुद्दा है, थर्मोडायनेमिक्स से जब हम आएंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे।
तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।